एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यहां पे हमारा परफॉर्मेंस बेहतर है। सबसे पहले कि जब आप पढ़ते हो, नॉर्मली कैसे पढ़ते हो, आपका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होता है, और ऐसा लगता है यूपीएससी के क्वेश्चन को देख के कि उनको पता है क्वेश्चन सेटर को कि छात्र क्या पढ़ते हैं और क्या नहीं पढ़ते हैं। अब नॉर्मली मैंने क्या देखा है कि लोग कहते हैं कि दिस पेयर, पहले को कहते हैं विजिबल ट्रेड और दूसरे को कहते हैं इनविजिबल ट्रेड। पहले को क्या कहते हैं हम लोग? विजिबल ट्रेड, और सेकेंड पेयर को कहते हैं इनविजिबल ट्रेड। एक्सप्लेनेशन क्या दिया जाता है कि गुड्स कैन बी सीन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड विजिबल, एंड सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनविजिबल। और पूछने की जरूरत नहीं है, आपको भी यही पता है, यही पता है, जो पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। अब आप मुझे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं भी मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखोगे इसी पेयर से आता है। कमिंग टू दिस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो दैट सेज कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इंक्लूड्स दोज गुड्स आल्सो विच आर नॉट रिकॉर्डेड एट पोर्ट। ये लाइन आप चाहो तो दो लाइन अलग से लिख सकते हो कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज दे आल्सो इंक्लूड दोज गुड्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड एट पोर्ट। पोर्ट का मतलब पॉइंट ऑफ एंट्री या पॉइंट ऑफ एग्जिट, जहां से गुड्स या तो देश के बाहर जाता है, देश के भीतर आता है। तो ट्रेड के बहुत सारे रूट हैं। सबसे बड़ा रूट है आपका बाय शिप, सी, पानी के जहाज से जाता है, देन बाय एयर भी जाता है, बाय रोड भी जाता है, बाय ट्रेन भी जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा किससे जाता है? किससे जाता है? तो बाय शिप, यानी समुद्री रूट से। आगे यहां पे लिखता है सी रूट है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आई रिपीट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज दे इंक्लूड दोज गुड्स आल्सो, यानी एक्सपोर्ट ऑफ जो सर्विस है ये गुड्स को भी इंक्लूड करता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, सर्विस में गुड्स भी इंक्लूड होते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज दे इंक्लूड दोज गुड्स आल्सो विच आर नॉट रिकॉर्डेड एट पोर्ट। अब रिकॉर्डेड एट पोर्ट का क्या मतलब हुआ, पहले एक एग्जांपल से समझो, उससे क्लियर होगा। देखो, एक्सपोर्ट के लिए कंडीशन क्या है कि हमारे गुड्स पे उनका खर्चा, उनका मतलब जो फॉरेनर है, लोकेशन ऑफ गुड्स डजंट मैटर, डजंट मैटर। सपोज कि आप इंडिया के एक्सपोर्टर हैं और आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं लंदन, लंदन जो ब्रिटेन में है। तो गुड्स आपका जो है, यहां की बात करें, आप जो गुड्स को भेजेंगे सी रूट से, तो सी रूट से जब जाएगा तो वहां पे देखोगे पोर्ट पे कस्टम वाले होते हैं। तो कस्टम वाले को आप सारा डिटेल देंगे, क्या सामान है, कितना सामान है, कितने कंटेनर हैं, छोटा कंटेनर कितना है, बड़ा कंटेनर कितना है, कितना वैल्यू है, ये आप कस्टम को दे देंगे। ये आप सब ऑनलाइन हो गया है। यानी उसके बाद आपका जो गुड्स है उसका शिपमेंट होगा, जहाज में जाएगा और फिर लंदन जाएगा जहां लोग खरीदेंगे। यानी ये जब आप भेजते हैं इंडिया के बाहर, तो गुड्स आर लीविंग द कंट्री, तो डेफिनेटली इट विल बी रिकॉर्डेड एट द पोर्ट। यानी पोर्ट पे इसकी रिकॉर्डिंग हुई कि जब आप कस्टम को क्या करते हो, इंफॉर्मेशन सबमिट करते हो, तो ये ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड हुआ? हमारे देश में रिकॉर्ड हुआ, बॉर्डर पे, यानी कस्टम वालों ने रिकॉर्ड किया। तो आपने गुड्स को लंदन भेजा, इसके रिकॉर्डिंग कहां हुई? पोर्ट पे हुई। गुड्स इंडिया से बाहर गया, दैट्स व्हाई इट वाज रिकॉर्डेड एट पोर्ट, और लंदन में लोग उसको खरीदते हैं। क्या यह हमारा एक्सपोर्ट हुआ? क्या यह हमारा एक्सपोर्ट हुआ, हाँ या ना? क्वेश्चन इज, यू सेंड द गुड्स टू लंदन वाया सी, इट वाज रिकॉर्डेड एट पोर्ट, और लंदन में लोग इसको खरीदते हैं, डेफिनेटली इट इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक्सपोर्ट के लिए कंडीशन क्या है कि हमारे गुड्स पे उनका खर्चा, उनका मतलब फॉरेनर का। लोकेशन ऑफ गुड्स डजंट मैटर, गुड्स का लोकेशन क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जरा क्वेश्चन को चेंज कर दो, फर्स्ट और सेकंड दोनों केस को मैं साथ लेके चल रहा हूं। पहला केस, आपने गुड्स को इंडिया से लंदन भेजा, इट वाज रिकॉर्डेड एट पोर्ट, और लंदन में लोग उसको खरीदते हैं, ये हमारा एक्सपोर्ट हुआ, दैट्स वेरी गुड, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में आएगा। सेकंड कंडीशन है कि आपने गुड्स को लंदन ही भेजा, लंदन वासी भारत आए
और भारत में अपने स्टे के दौरान उन्होंने इंडियन गुड्स और सर्विसेज पे खर्च किया। कोई भी फॉरेनर जब इंडिया आएगा फॉर एनी पर्पस, चाहे घूमने आया हो, बिजनेस के पर्पस से आया हो, मेडिकल पर्पस से आया हो, तो ड्यूरिंग स्टे अपने इंडिया में जो रहेगा वो दौरान इंडियन गुड्स और सर्विसेज पे खर्च करेगा। आई एम कंसर्न विद द गुड्स, जस्ट रिवर्सिंग द केस, फॉरेनर्स कमिंग टू इंडिया एंड ड्यूरिंग देयर स्टे दे आर स्पेंडिंग ऑन द गुड्स ऑफ इंडिया, गुड्स और सर्विसेज। अब ये क्या होगा, ये किस में आएगा? एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, प्रोडक्शन होगा, कंजम्पशन होगा। Foreigners coming to India and during their stay they are spending on Indian goods and services, तो ये एक्सपोर्ट हुआ कि नहीं? तो आप सब ने लिखा है एक्सपोर्ट होगा, शुभम राज ने लिखा है नॉट एक्सपोर्ट। अब आपने लिखा है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट लिखा है, लेकिन सबसे मेन चीज देखो, एक्सपोर्ट के लिए मैंने क्या कहा आपसे कि कंडीशन क्या है कि हमारे गुड्स पे उनका खर्चा, वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी है ना कि जो उनका जो खर्चा होगा इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, लेकिन जो फॉरेनर इंडिया में आके इंडियन गुड्स पे खर्च करेगा इट विल बी इन टर्म्स ऑफ रुपी, नॉट इन टर्म्स ऑफ डॉलर। ये कंफ्यूजन का जरूरत होता है। तो जरा देखो, पूरा मैं सीक्वेंस समझा देता हूं कि ये होता क्या है, होता क्या है। ये भी एक्सपोर्ट मानाता है, लेकिन इट इज नॉट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इट कम्स अंडर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब ये सीक्वेंस क्या है जरा ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कोई एक अंग्रेज भारत आया, कुछ भी नाम रख लो। अब जैसे 1 दिसंबर 2023 को एक अंग्रेज आया, उसका नाम है मान लो मिस्टर जॉन। जॉन भारत आया, तो जॉन जब भारत आया तो जॉन के पास रुपया तो है नहीं, जॉन के पास क्या है? डॉलर है। तो डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करेगा। और मान लो उस वक्त $1 80 रुपए का था, तो जॉन ने क्या किया? $1000 को कन्वर्ट किया किसमें? रुपए में। तो 80,000 रुपया मिस्टर जॉन को दे दिया गया। अब ये भी रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। तो इट वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द आरबीआई कि मिस्टर जॉन हु केम फ्रॉम लंदन, तो ऑन 1 दिसंबर 2023 मिस्टर जॉन से हमने कितना डॉलर रिसीव किया? तो $1000। यहां तक समझ में आ गया, हाँ या ना? सो बताओ। रिकॉर्ड हो गया कि ऑन 1 दिसंबर इंडिया रिसीव्ड $1000 फ्रॉम मिस्टर जॉन, दैट्स फाइन। अब मिस्टर जॉन वाज गिवन रुपए, उनको रुपया दे दिया गया, और अब वो पूरी इंडिया में घूमेंगे, रुपया उनको मिल गया, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहीं भी जाएं वो खर्च करेंगे। खर्च करेंगे कहां खर्च करेंगे? गुड्स एज वेल एज सर्विसेज खर्च करेंगे, उनकी मर्जी। और 27 जनवरी 2013 को मिस्टर जॉन इज लिविंग, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। तो इंडिया जब छोड़ के जाएगा तो मिस्टर जॉन के पास अभी भी कुछ इंडियन करेंसी बचा हुआ है। अब उस इंडियन करेंसी का क्या करेगा? तो सी आवर रूल ऑन एक्सटर्नल फ्रंट। एक्सटर्नल फ्रंट पे हमारा क्या रूल है? एक्सटर्नल फ्रंट पे वी हैव द एक्ट दैट इज कॉल्ड फेमा, नाम सुना होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा है जो पहले फेरा के नाम से था। फेरा वॉज ऑफ 1973, बहुत ही डेंजरस कानून था। कहा जाता था फेरा में जो फंस गया हो गया। तो फेरा वॉज रिप्लेस्ड बाय फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब ये फेमा का रूल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई फॉरेनर इंडिया छोड़ के जाता है तो वो फॉरेनर ₹1 भी इंडियन करेंसी इंडिया से बाहर नहीं ले आ सकता है। ध्यान रखिएगा, इट इज टोटली इलीगल। कस्टम वाले उस रुपये को जब्त कर लेंगे, उस रुपये को क्या करेंगे? जब्त कर लेंगे। अब इसलिए देखोगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टिल इमिग्रेशन यू कैन इजीली सी एक्सचेंज काउंटर, कि आपके पास जो भी रुपया बचा हुआ है उसको आप कन्वर्ट करके या उससे डॉलर खरीद लें, डॉलर आप ले जाइए, रुपी यू कैन नॉट टेक। अब देखो, कुछ लोगों को शौक होता है, जैसे कुछ लोगों को शौक होता है करेंसी जमा करने का, हर एक देश की करेंसी या सिक्के जमा करने का। हमारे टाइम में डाक टिकट जमा करने का क्रेज था, ऐसा आप लोगों में होगा। अब मिस्टर जॉन को शौक है कि हर एक कंट्री का करेंसी जमा करने का, तो उसने क्या किया? ₹500 इंडियन करेंसी रख लिया और कस्टम वाले से रिक्वेस्ट किया कि ऐसी सी बात है कि आप इसको अलाउ कर दें, और कस्टम वालों ने अलाउ कर दिया। वो अलग चीज है, क्योंकि ₹500 से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते हो, तो वो एक पर्सनल मैटर है। बट लीगली
a foreigner cannot take out a single rupee from India when he is leaving. What about we people? हमारे लिए क्या रूल है? ऐसे भी जब हम इंडिया को छोड़ते हैं आवर करेंसी बिकम्स यूजलेस, लेकिन हमारे लिए भी रूल है और ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप इंडिया छोड़ के बाहर जाएंगे यू कैन नॉट कैरी मोर देन 25,000 रुपी। 25,000 रुपया इंडियन करेंसी से ज्यादा आप इंडिया से बाहर नहीं ले आ सकते हैं। पहले 10,000 था, अब 25,000 हो गया है। उससे ज्यादा अगर बरामद हो आपसे वो फोरफिट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जिनको हमेशा पैसा कैरी करने का शौक होता है कि जाते जाते बैग में 2-4 गड्डी डाल लिए कि लौटेंगे तो काम आएगा। डोंट डू दैट। मैं बात करता हूं मिस्टर जॉन की, तो एज पर द रूल्स ऑफ FEMA व्हेन मिस्टर जॉन इज लिविंग टुडे ही कैन नॉट कैरी अ सिंगल रुपी। ओके, तो वो क्या करेंगे, जो भी इंडियन करेंसी बचा हुआ है उससे वो डॉलर खरीदेंगे। ठीक है, तो उन्होंने इंडियन करेंसी जो सब जमा किया तो उसके बदले में उनको $300 मिला। अब ये भी रिकॉर्ड हुआ, ये भी रिकॉर्ड हुआ। अब इस दोनों से क्या कंक्लूजन निकालते हो? कंक्लूजन पहला है कि ऑन द 1st of December when Mr. John came we received $1,000 from John and when Mr. John left we paid $300 to Mr. John। तो इस दोनों से आपने क्या कंक्लूजन निकाला? व्हाट इज $700? ये $700 क्या है? ये $700 क्या है? ठीक है, नहीं, $700 क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, यस दैट इज द करेक्ट आंसर अवनीश, कि ड्यूरिंग हिज स्टे, अपने प्रवास के दौरान मिस्टर जॉन ने $700 खर्च किया। बिल्कुल ये देसी भाषा समझने का, खर्च किया। कहां खर्च किया? गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। ड्यूरिंग हिज स्टे मिस्टर जॉन स्पेंड $700 in India, both on goods and services. Can it be seen? $700 तो खर्च किया, लेकिन क्या आप देख सकते हैं कहां खर्च किया? टोटल जो खर्च किया 700, it cannot be seen. That's why it is called invisible. It is called invisible. इतना हमें सिर्फ पता चलेगा कि ड्यूरिंग हिज स्टे मिस्टर जॉन स्पेंड $700 इंडिया, लेकिन उसने कहां खर्च किया? गुड्स पे कितना खर्च किया, सर्विस पे कितना खर्च किया? इट कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी सीन, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनविजिबल। क्या भारत सरकार मिस्टर जॉन को फोर्स कर सकती है कि जब आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो आप पूरा डिटेल में लिख करके देंगे कि कहां कहां कितना खर्च किया और किस चीज पे कितना खर्च किया, फॉर अकाउंटिंग पर्पस? इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? नो, राइट टू प्राइवेसी कोई आएगा नहीं। तो इसलिए कहा जाता है ना कि इसलिए इसको कहते हैं इनविजिबल, और ये भी एक्सपोर्ट है, बट इट विल कम अंडर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और यहां पे गुड्स जो है वो इंडिया से बाहर कभी गया ही नहीं, उसको कंज्यूम किया गया इनसाइड इंडिया। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, ठीक है, व्हाट, नॉट रिकॉर्डेड एट पोर्ट। रिकॉर्डिंग कब होगी? जब पहले केस में व्हेन गुड्स आर लिविंग द कंट्री, गुड्स आर गोइंग आउटसाइड इंडिया। तो लेट अस सी नाउ, ये कहना गलत है कि फर्स्ट, ठीक है, कि फर्स्ट पेयर इज कॉल्ड विजिबल ट्रेड, सेकंड इज कॉल्ड इनविजिबल। वो तो सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो आप देते हो दैट इज रॉन्ग। एक्सप्लेनेशन आप क्या देते हो कि सिंस गुड्स कैन बी सीन दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड विजिबल ट्रेड, एंड सिंस सर्विसेज कैन नॉट बी सीन सो दे आर कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। नो, इट्स रॉन्ग। रीजन बीइंग एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज include those goods also which are not recorded at port। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में उन गुड्स को भी इंक्लूड किया जाएगा जिसकी रिकॉर्डिंग पोर्ट पे नहीं हुई। यानी मिस्टर जॉन ने जिस गुड्स पे खर्च किया, सर्विस तो आएगा ही। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेनर्स कमिंग टू इंडिया, फॉरेनर्स कमिंग टू इंडिया और अपने प्रवास के दौरान चाहे किसी पर्पस से इंडिया आए, चाहे वो घूमने आए, मैच खेलने आए, मेडिकल पर्पस से आए, बिजनेस पर्पस से आए, लेजर पीरियड से आए, वैसे ही आ जाए, एंड ड्यूरिंग देयर स्टे वट एवर दे आर स्पेंडिंग इन इंडिया बोथ ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, सो दे आर कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। उसे हम क्या इंक्लूड करते हैं? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में। अब माय क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम was held in Delhi 2010। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुआ।
तो क्वेश्चन इज कि ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन दिल्ली, फॉरेनर्स विजिटिंग इंडिया and spending on the Indian goods and services will be included where? Will be included where? 4 options I am going to give you: export, import, production and consumption. During the Commonwealth game, foreigners visiting India and spending on Indian goods will be included where? तो all you are correct. It's export of goods. ये export में आएगा. Export of services. ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, और जब ये क्वेश्चन आया था तो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन हुआ दिया कि ये एक्सपोर्ट कैसे होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट में तो होता है कि गुड्स इंडिया से बाहर जाता है, ऊपर से एक्सपोर्ट में क्या होता है कि फॉरेनर दे आर स्पेंडिंग यूजिंग द हार्ड करेंसी. ये दोनों नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हो रहा है. मैंने कहा लोकेशन ऑफ गुड्स डजंट मैटर. मिस्टर जॉन हैज स्पेंड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ हार्ड करेंसी. उन्होंने ड्यूरिंग ए स्टे ही स्पेंड $700 अमेरिकन डॉलर. इधर लेना. तो चलो आप सबका आंसर सही है. अगर कॉमन गेम छोड़ के अगर वो एशियन गेम्स में फॉरेनर्स इंडिया आते हैं तब क्या आंसर होगा? अरे कॉमनवेल्थ गेम में जब वो इंडिया आते हैं तब तो एक्सपोर्ट होगा, लेकिन अगर वो एशियन गेम्स देखने आते हैं इंडिया तब क्या होगा? तभी सेम होगा. तो आप ये मत कहना कि सर आपने कॉमन गेम का खाली बताया था, एशियन गेम्स का नहीं बताया था. तो फॉरेनर्स कमिंग टू इंडिया फॉर एनी पर्पस, आई रिपीट एनी पर्पस. अब रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो. इंडियन गोइंग अब्रॉड, इंडियन गोइंग अब्रॉड फॉर एनी पर्पस, और अपने प्रवास के दौरान वो बाहर में जितना भी स्पेंड करते हैं वेदर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये किस में आएगा? ये किस में आएगा? जैसे विदेशी भारत आता है तो उसी तरह से भारत के लोग भी तो बाहर जाते हैं ना. तो व्हेन इंडियंस आर गोइंग अब्रॉड फॉर एनी पर्पस, आई रिपीट, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा बताने की जरूरत है, तो स्वाभाविक है वो किस में आएगा? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में, नॉट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. अब जैसे मान लो तरीका क्या होता है कि मान लो आपको यूरोप घूमना है, यूरोप घूमना है, तो आपके पास तो रुपया है लेकिन आपको तो डॉलर चाहिए. तो आप डॉलर किससे खरीदेंगे? आरबीआई से. अब आरबीआई से आपने $2000 खरीदा और बदले में रुपया दिया. अब इसको रिकॉर्ड कर दिया गया कि इतना तारीख को आपको इतना डॉलर आरबीआई ने दिया. अब आप यूरोप घूमते हो और घूमने के बाद जब इंडिया वापस लौटते हो तो अभी भी आपके पास $500 बचा हुआ है. अब डॉलर का क्या करोगे? अब आरबीआई को सबमिट करोगे. तो आरबीआई क्या करेगी? आपसे डॉलर रिसीव करके और बदले में रुपया देगी. ये भी रिकॉर्ड हुआ. अब दोनों से क्या कंक्लूजन निकला कि व्हेन यू लेफ्ट फॉर यूरोप यू वर गिवन $2000 अमेरिकन डॉलर, और जब यू केम बैक यू डिपॉजिटेड और सरेंडर्ड $500. इसका मतलब कि ड्यूरिंग योर स्टे, आपने अपने स्टे के दौरान इन यूरोप आपने $1500 खर्च किया. कहां? तो बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. कैन इट बी सीन? नो. दैट्स व्हाई इट इज कमिंग अंडर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. जस्ट रिवर्स विल हैपन. Indians going abroad for any purpose, I repeat, all they will come under import of services. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो. पहले में आ जाए इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे आ जाए. सपोज कि यू आर इन दिल्ली, आप दिल्ली के हैं, आपने इंपोर्ट किया, चाइना से इंपोर्ट किया, और चाइना से जो शिप है वो मान लो मुंबई के पोर्ट पे आया, मुंबई के पोर्ट पे आया, वहां से सामान उतारा गया, उसकी रिकॉर्डिंग हुई पोर्ट पे, और पोर्ट से आपने क्या किया? डिलीवरी लिया और आप उसको दिल्ली के मार्केट में ले आए. क्या आपके लिए इंपोर्ट है? क्या आपके लिए इंपोर्ट है? यू आर द ओरिजिनल इंपोर्टर. यू हैव योर शॉप इन दिल्ली. आपका जो शॉप है दिल्ली में है, एंड यू आर इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना. तो चाइना से जो शिप है ना वो मुंबई पे आया, अनलोड हुआ, इट वॉज रिकॉर्डेड एट द पोर्ट, और वहां से आपने डिलीवरी लिया और सामान ले आकर के दिल्ली के दुकान में आपने रख दिया. डेफिनेटली ये आपके लिए इंपोर्ट है, आपके लिए इंपोर्ट है. अब मैं कल मॉर्निंग में आपके दुकान में जाता हूं और वहीं से आपके शॉप से वही चाइना का सामान खरीदता हूं. क्या मेरे लिए इंपोर्ट होगा? हाँ या ना? मैं आपके शॉप पे जाता हूं और कल मॉर्निंग में, और आपके शॉप से वही प्रोडक्ट मैं खरीदता हूं. क्या मेरे लिए भी इंपोर्ट होगा? नो.
सवाल ही नहीं है। यहां पे लगेगा जीएसटी, और अगर दिल्ली के बाहर आप बेचोगे तो देन इट विल बी आईजीएसटी। ना स्पेसिकली इंटरनल और कहोगे इंट्रा और इंटरस्टेट की बात होती है। ओनली वंस इंपोर्ट एक ही बार होगा ना, बाद में तो क्या हो गया, विद इन द कंट्री इसका सेल परचेज हो रहा है। तो जब मैं आपसे खरीदूंगा फ्रॉम योर शॉप इन दिल्ली, तो देन इट्स ए केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग, और स्वाभाविक है जीएसटी लगेगा। और मान लो दिल्ली के बाहर का कोई व्यक्ति खरीदता है ट्रेडर, तो देन इट विल बी आईजीएसटी। ऑल यू आर करेक्ट। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ।